बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अब बांग्लादेश की ओर आकर्षित कर दिया है। कल शेख हसीना ने कई ऐसी बातें बताई, अमेरिका को लेकर कई ऐसे खुलासे किए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के तख्तापलट के पीछे अमेरिका समेत अन्य बाहरी देशों का हाथ था? क्या इसमें बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हुआ उसके अलावा किसी और का भी हाथ था? इस पर बात करेंगे और पोल पंच में इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, जिस प्रकार से कल शेख हसीना ने कहा कि एक द्वीप के कारण, जो जिसको अमेरिका चाहता था, उसके कारण ये सब कुछ हुआ है, क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए नरेश, ये वाकई आप कह रहे हैं कि जिस तरह का चौंकाने वाला एक स्टेटमेंट आया है उनका, जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें ये कहा कि चूंकि उन्होंने वो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात हो रही है जो कि वेस्ट बंगाल के बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पे है और उसका क्षेत्र भी 8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के करीब लोग बता रहे हैं, इसके आसपास लोग बता रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में मैंने देखा 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बात है। तो इस बहरहाल छोटा सा आइलैंड है जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस बे ऑफ बंगाल में अगर वो आइलैंड जिसके पास अगर वहाँ एक रक्षा का यानी डिफेंस बेस बन जाए तो चाइना के लिए पर भी नज़र रखी जा सकती है और बाकी इस तरफ भी जो देश हैं उस पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लगता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट उसमें हो सकता है। अमेरिका ने विश्व में कई जगह पर अपने ऐसे डिफेंस बेस बनाए हुए हैं और चूंकि वर्तमान में आप देखेंगे कि चाइना एक उभरती हुई एक शक्ति है तो एशियन कॉन्टिनेंट में, तो उसमें जो है चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो उस स्थिति में अगर उन सब चीज़ों को हम लें, एस्पेक्ट को कंसीडरेशन में लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका स्टेटमेंट जो है डिप्लोमेटिकली एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। जबकि मैं बताऊं कि उसके बाद अमेरिका ने इसको डिनाई भी किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत उस जिम्मेदाराना तरीके से दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस है। जी सर, कहा जा रहा है कि ये ऐसा द्वीप है जहां से दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्री रास्ते से जाया जा सकता है। यानी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कोई भी देश अन्य देशों की गतिविधियों, समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ऐसे में अमेरिका की नज़र इस पर हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका इस समय जो है उभरती हुई जो चाइना है, क्योंकि चाइना की वजह से जापान भी उधर, जापान बिल्कुल प्रो अमेरिका है, तो जापान का भी इंटरेस्ट देखना है। और इस समय जो क्वाड 4 जो देश हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, वो जो क्वाड देश हैं जो 4 देशों का समूह, उसमें इंडिया भी है। तो उसमें उसके साथ में जो इन देशों का जो इंटरेस्ट है उसको भी सर्व करने के लिए जो है चाइना की शक्ति को, उसकी एक्टिविटीज़ को आपने देखा होगा। वहाँ पर जो आसपास जो देश हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे अपने जापान हो, उसमें कई आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर जो है उसकी चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कहते हैं, यानी जो आगे बढ़ने की जो रणनीति है, चाहे उधर भारत की तरफ हो, चाहे उधर जापान और ताइवान के ऊपर वो लगातार क्लेम कर ही रहा है। तो इस स्थिति में उसको एक परमानेंट बेस चाहिए। और जैसा कि शेख हसीना ने कहा भी कि अगर बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता उनकी राइवल जो है खालिदा जिया हैं, जो अब जेल से छूट गई हैं, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी आ जाती है पावर में तो वो लोग इस आइलैंड को बड़े इजीली बेच देंगे। तो हमारे लिए भी बड़ी चिंता की बात है, इस स्टेटमेंट के आने के बाद भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि साहब उस आइलैंड पे अगर अमेरिका का परमानेंट कब्जा हो जाता है तो हमारे लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि हमारे साथ वो बॉर्डर टच करता है, बंगाल में बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिश्ता एक जैसे रहें। तो इस स्थिति में चिंता करने की बात यह है कि जो है अमेरिकन इंटरेस्ट और साथ में जो चाइना का भी इंटरेस्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट दो बड़े देशों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वो भी चिंता का विषय है हमारे लिए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और बांग्लादेश में अभी क्या डेवलपमेंट होगी इसके पीछे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मोहम्मद यूनिस जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं इस समय, वो अमेरिका में ही थे और अमेरिकन प्रो अमेरिकन माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि
मतलब राजनीति किस दिशा में जाएगी, अभी बहुत अनिश्चितता भरी हुई है। बिल्कुल सर, भारत, आपने बॉर्डर की बात की तो भारत के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है। बॉर्डर के उस पार पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो हिंदू बांग्लादेशी हैं वो आ गए हैं, वो गुहार लगा रहे हैं बीएसएफ से कि मुझे आने दीजिए, हमें आने दीजिए। ऐसे में भारत के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, भारत के लिए मुश्किल ये है कि बांग्लादेश और भारत के साथ में तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर जो है टच करता है। उसमें मैं खासकर कहूँ कि वेस्ट बंगाल का ही 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है। ऐसे ही हम लोगों के यहाँ राजनीति होती रही है कि साहब जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट असम वगैरह से लेके 5 स्टेट तकरीबन जो है 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। उनके उन पोरस बॉर्डर से जो है वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा की, असम की जो है डेमोग्राफी जो है बदली हुई, यानी वहाँ की जो जनसंख्या का जो अनुपात है वो बांग्लादेशी शरणार्थियों की वजह से, चुपके से घुसपैठियों की वजह से बदला हुआ है। और एक चूंकि बॉर्डर होने की वजह से, पोरस बॉर्डर होने की वजह से, और साथ में चूंकि भारत का कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, तो बोलचाल, भाषा, रहन सहन और एक तरह से दिखते हुए चेहरे, इसकी वजह से इतनी जल्दी पता ही नहीं लगता है। अब थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा सजग हो गए हैं। अदरवाइज बहुत लाखों की संख्या में जो है कहते हैं कि 2 करोड़ लोग जो है वहाँ से आ चुके हैं इधर की तरफ। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत दबाव बढ़ता है। 4000 किलोमीटर के बॉर्डर को फेंस करना, यानी अभी जो पिछली सरकार, जो हमारी जो 2014 के बाद से जो सरकार बनी है, मोदी गवर्नमेंट, उन लोगों ने पूरी कोशिश की है उसको रोका जाए और फेंसिंग भी किया जाए। पिछली सरकार 2019 के बाद से फेंसिंग भी शुरू हुई है बॉर्डर पे, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि असम ने तकरीबन अपना 80% बॉर्डर जो है फेंसिंग कर ली है। चूंकि वो डिफिकल्ट एरिया है जहाँ से कि पानी और रिवलेट्स, उसकी वजह से फेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि फेंसिंग करके इन जो घुसपैठियों को रोका जाए। और प्लस हिंदुओं की आबादी, जो वहाँ पर हिंदू प्रताड़ित हैं, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जो है 90% मुस्लिम हैं, 10% में 8 या 9% करीब हिंदूज हैं, और बाकी और माइनॉरिटीज़ हैं। तो जो 8 से 9% हिंदू बचता है, उसके लिए कि जैसा कि हमारे यहाँ चिंता हमेशा रहती है कि हिंदुओं का देश ले दे के एक भारत ही बचा हुआ है, तो हिंदू के लिए सबसे बड़ा देश क्या मिलता है? भारत ही बचता है। तो बहुत सारे लोग जब परेशान वहाँ से हो रहे हैं, तो लोग खड़े हैं कंटिन्यूसली, वहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीएसएफ को लगा के सरकार ने उन कोशिशों को अभी रोक रखा है। लेकिन दूसरी बात इसके उलट ये है कि अगर वो बंगाली लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जमात के लोग ही आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र आंदोलन, जो बांग्लादेशी छात्र शिविर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसमें फोर फ्रंट पे स्टूडेंट्स दिखे, उन स्टूडेंट्स के साथ में जो स्टूडेंट्स तो एक मोहरा हो गए थे, पीछे से जमात और पाकिस्तान की आईएसआई काम कर रही थी, और हार्डलाइनर जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं यानी इस्लामिस्ट हैं, वो लोग काम कर रहे थे। वो लोग चाह रहे थे कि पहले इस एजेंडा को सर्व किया जाए, उसके बाद जो है इस पूरे देश को इस्लामाइज किया जाए। जिस तरह से जो उसके बाद में मारकाट हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, एजेंडा तो यही दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के भी जो नेटिव बंगालीज हैं, जो हिंदू हैं, उन लोगों ने जो दोबारा अभी कोशिश की, एक साथ एकजुट हुए और लड़ाई लड़नी शुरू की। और आज रिपोर्ट आ रही है कि यूनुस साहब जो हिंदुओं से मिलने भी जा रहे हैं, उनकी मीटिंग भी हुई, बातचीत। तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार डिप्लोमेटिकली, मुझे लगता है कि कोशिश शुरू हो ही गई है कि ऐसा इतना आसान नहीं होगा कि सभी को मार के आप भगा दें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल सर, इस बीच में शेख हसीना भारत में है, और शेख हसीना को देश से, उस पद से हटाने के लिए और देश से निकालने के लिए, और मतलब जो मजबूर किया गया, उसमें से वहाँ पर जो लोग हैं सत्ता चला रहे हैं वो सभी लोग हैं। ऐसे में शेख हसीना भारत में है, और भारत के साथ अब कैसे रिश्ते होंगे? क्या भारत के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं होंगे बांग्लादेश के? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर शेख हसीना नहीं रहती हैं, 15 साल उन्होंने रखे, तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते निभाए, और उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए। जैसे चाइना का दबाव था, चाइना से के साथ उनका ट्रेड था। तीस्ता रिवर जो प्रोजेक्ट है, उसकी मैं बात करूं, स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। उस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बहुत दूसरे ढंग का रुख अपनाया। चाइना दबाव डाल रहा था, लेकिन उन्होंने भारत के साथ समझौता करना बेहतर समझा। और जब मोदी सरकार आई थी, तो उसके साथ उन्होंने जो बॉर्डर पे जो सेटलमेंट वाले इशू थे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की। इसी तरह से जो है ट्रेड रिलेशंस को बढ़िया किया हमारे यहाँ। लेकिन वो हार्ड, बिल्कुल एक तरह से ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल कर रही थी, जो वहाँ का फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट था उसको क्रश कर रही थी। क्योंकि
क्योंकि सरकार अगर सेकुलर सरकार चलानी है तो शरिया के कानून के अनुसार नहीं चलेगी। यही उनकी कोशिश थी कि सेकुलर तरीके से सरकार को चलाया जाए, और वहाँ के जो लोग उत्पात कर रहे थे या लोग वायलेंस में या इस्लाम के नाम पे जो है जो दंगे फैला रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने बड़े बड़े मतलब बुरी तरीके से क्रश कर दिया था। वही कारण था कि उनको उनके विरोधी दल एक साथ एकजुट हुए, सेना को भी मिला लिया गया, आईएसआई का समर्थन था ही, और परोक्ष रूप से चाइना, और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने भी उसमें साथ दिया। तो इस तरह की इंटरनेशनल जो तरीके से आप यूँ कहें कि परिस्थितियां इस तरह से उनके अगेंस्ट में चली गई, और उनको मौका भी नहीं दिया गया जनता को एड्रेस करने के लिए, तो इसका मतलब सीधा था कि उनके खिलाफ गहरी साजिश हो चुकी। इस बीच सर एक सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से शेख हसीना के रिश्ते भारत के साथ थे, मजबूत हो रहे थे, लगातार वो भारत का दौरा कर रही थी, भारत भी आई थी, इसके बाद क्या भारत से नजदीकी होने के कारण उनकी सरकार गिराएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सही, ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया है, अभी इस समय ऑब्वियस हो गया है कि किस तरह से उनके जो प्रो इंडियन जो उनका जो इमेज हुआ करती थी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश का जन्म ही भारत के समर्थन से हुआ है, और उनके जो फादर थे मुजीबुर रहमान, उनका असैसिनेशन हुआ, उसके बाद उनका परिवार दिल्ली में शरण लिया, और उनकी एक तरह से देखा जाए तो जो ग्रूमिंग हुई, पॉलिटिकल ग्रूमिंग भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही हुई, जैसा कि उनके लिए एक आइडियल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हो सकता था, वो यहाँ रह के उन्होंने सीखा। तो ऐसी स्थितियों में उनका प्रो इंडिया होना या इंडिया के प्रति, भारत के प्रति प्रेम होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ पर जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि इस समय भारत के इर्द गिर्द की सीमाओं को देखिए, सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी चाइना है, वो जो हमारे बगल में जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वहां से कॉरिडोर जा रहा है, नेपाल के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, नेपाल में इस समय सत्ता परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे कि केपी शर्मा ओली जो हैं, कम्युनिस्ट हैं, प्रो चाइना जो कम्युनिस्ट लॉबी है उसके नेता हैं। वो अलग बात है कि वहाँ एक दूसरा कोएलिशन जो है प्रो इंडिया कोएलिशन है, तो वो चीज़ें बैलेंस है। लेकिन इसके पहले कोहली साहब सरकार में थे तो उन्होंने एंटी इंडिया एक्टिविटीज शुरू करके जो है चाइना को ज़्यादा प्रश्रय दिया। तो नेपाल का भी वही हाल है। उसके बाद बांग्लादेश में आपने देखा परिवर्तन हो ही गया है। म्यांमार में बहुत सारा वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, चाइना से समर्थित जो है वहाँ पर जो है जो मिलिट्री जनता है वो लेकिन वहाँ पर आधा जो है वो पूरा का पूरा देश जो है सिविल वॉर में चला गया है। वहाँ से जो आप देखेंगे जो भाग रहे हैं लोग, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड और जो मणिपुर की तरफ पोरस बॉर्डर पे उधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि श्रीलंका में 2022 में संघर्ष हो चुका था, वहाँ पर भी चाइना की ही वजह से दिक्कत हुई थी। और अगले साल इलेक्शन है वहाँ पर, फिर से वो जो पिछले जो प्रेसिडेंट थे जिनको जनता ने भगाया, वो फिर से इंडिपेंडेंट उनके परिवार के लोग लड़ने वाले हैं, और उन लोगों का पूरा प्रेम जो है चाइना की तरफ है। तो मैं ये कहूँगा कि चारों तरफ से जो हमारे यहाँ जो भारत के लिए जो सीमाओं पर जो देश हैं, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप कहना चाहें कि आप अपने को बदल लेंगे, लेकिन जो परमानेंट पड़ोसी है, जिनके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। बिल्कुल सर। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए लाहौर यात्रा की थी कि रिश्ते सुधारे जाएं। तो रिश्ते सुधारे आप किनसे कहेंगे? जो सुधारना चाहेंगे। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा मतलब जो चिंता का विषय होता है, जब आपका पड़ोसी जो है वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपके ट्रेड रिलेशंस भी प्रभावित होंगे। और यहाँ पर तो मैं तो सुन रहा हूँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय सामानों का बहिष्कार करने की बात हो रही है, हिंदुओं की दुकानों से चीजें न खरीदी जाएं। तो उसका असर नहीं है, उसका असर ऐसा नहीं हमारे यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ ये होगा कि हमारे यहाँ भी, मैं नहीं कहता कि कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जनता में ये बात आने लगेगी कि और इस समय हो रही है इस तरह की बातें कि हम फिर हमारे यहाँ रहने वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए जो डेमोक्रेटिक सेगमेंट, जो डेमोक्रेटिक जो हमारा जो ढांचा है जो शासन का, उसमें भी इस तरह से देखा जाए सेकुलर इस ढांचे में भी जो है फिर परिवर्तन होना शुरू, लोगों की मानसिकता बदलने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है मुझे लगता है कि जो आपके जो पड़ोस में भी शांति व्यवस्था, बिल्कुल सर, इस प्रकार के हालात हो गए हैं कि भारत के जो चारों ओर से दुश्मन एक्टिव हो चुके हैं, और भारत को एक भी गलती नहीं करनी है, एक भी गलती की तो दुश्मन और ज्यादा मजबूत हो सकता है। उसमें मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका बहुत जो है पॉजिटिव रवैया बहुत जरूरी है। नहीं तो आप साहब जिस तरह से इस समय एक कैंपेन शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि जो डिक्टेटोरियल रिजेम, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रही है, और उसके खिलाफ इसी तरह का संघर्ष होगा। जैसे कांग्रेस के बयान आए, या फिर इवन आम आदमी पार्टी के नेता का बयान आया एक,
समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इसका मतलब क्या है, आप मतलब नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो डिक्टेटोरियल रेजिम की तरह काम कर रही है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के तहत काम हो रहा है। अभी भी अगर जनता ने ही जिताया है, बिल्कुल जबरदस्ती लोग नहीं बैठे हुए, जनता ने जिताया, उसके बाद कोएलिशन जेडीयू और टीडीपी के साथ कोएलिशन बना है, तो सरकार हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर डेमोक्रेटिक वे में चल रही है। उसके बाद अपोजिशन का ये नैरेशन क्रिएट करना, कन्फ्यूजन की बात करना, कन्फ्यूजन क्रिएशन कह सकते हैं, आपकी जनता के बीच में ये बात प्रचारित करना कि साहब जो है इस तरह की स्थितियां यहाँ भी आ सकती हैं। यहाँ कैसे आ सकती भाई? यहाँ इसलिए नहीं आ सकती हैं कि यहाँ हम लोगों ने जो है जो जनता में जो चुनाव की जो व्यवस्था है वो पूरे हम लोग की नींव बहुत मजबूत है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग की नींव बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। मिलिट्री बिल्कुल जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलिट्री को बिल्कुल दूर रखा गया है। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है बहुत इंटैक्ट है और उस ढांचे को बहुत व्यवस्था के साथ में जो है मेंटेन किया गया है। तो इन स्थितियों से हम लोग काफी दूर हैं। बिल्कुल नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर भारत को अब एकजुट होने की जरूरत है, भारत के राजनीतिक पार्टियों को, भारत के लोगों को, खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि भारत के चारों ओर से दुश्मन जो हैं एक्टिव हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छा पड़ोसी हम जिसे कह सकते थे वो बांग्लादेश उनमें से एक था। अब बांग्लादेश में भी ये हरकतें हो रही हैं लगातार। बांग्लादेश में बाहरी तत्व, जो बाहरी देशों का हस्तक्षेप हो गया है, उसके बाद से भारत के लिए भी ये खतरे वाली बात है, क्योंकि भारत की बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा पिछले रिपोर्ट्स में हमने देखा कि नेपाल और इसके साथ में जो अन्य देश हैं वो भी यहाँ पर भी कुछ गड़बड़, मामला ठीक नहीं, गड़बड़ चल रहा है। चाइना तो घुसपैठ करने की कोशिश लगातार करता ही है अरुणाचल प्रदेश से। ऐसे में भारत को सावधान होने की जरूरत है। और बांग्लादेश को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो, उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रोजाना देखते रहें India.com।